हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और उम्मीद है आप लोग मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी में आप लोग पूरी अपनी जान लगाए हुए होंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑटोप्सी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेशन 2। हमने एक नया बड़ा ही इनोवेटिव टाइप का सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट किया था जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और देखो ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, इसमें मैंने पहले ही बताया कि हम एक एक क्वेश्चन को रूट तक पकड़ेंगे। हम एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और बिलीव मी, जब आप मेरे ऑटोप्सी सीरीज के साथ जैसे जैसे बढ़ोगे, जो मेरा विज़न है इस सीरीज़ को लेके, आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है। चाहे वो किसी भी तरह के MCQs हो, हम ऑप्शन से क्वेश्चन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। और चाहे जनरल स्टडीज़ का पोर्शन हो, जनरल साइंस का हो, चाहे आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं झारखंड बेस्ड हो, आपको सब में बहुत मदद मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम आज का हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ आवर चैनल हमारा झारखंड। जो भी लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो JPSC हो, JSSC CGL हो, या फिर SSC CGL हो, CHSL हो, बैंक, PO, रेलवे, RBI, एक्साइज, मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए लेके आया हूँ जहाँ जनरल कंपटीशन का जो भी प्रिपरेशन है, आपको सारे प्रिपरेशन में हमारा चैनल मदद करने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारा कंटेंट मिल सके। एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। आई होप मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई ओनली मोटिव कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा पाऊँ। सो दिस इज़ आवर ऑटोप्सी सीरीज़ एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों ने इस सीरीज़ में जितना प्यार दिखाया है इस सीरीज़ के लिए मुझे अच्छा लगा। देखो, कोई भी चीज़ धीरे धीरे बड़ी होती है। मुझे लगता है कि शायद बहुत ऑडियंस तक नहीं पहुंचा है, पर बाय द टाइम ये सीरीज़ बहुत ऑडियंस तक पहुंचेगा, लोग समझेंगे कि इस सीरीज़ का क्या वैल्यू है। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं आप लोग के लिए। लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है आप लोग कहीं नोट भी करते होंगे। बिलीव मी, बाकी आप मेरा कोई भी लेक्चर देखो, जब मैं ऑटोप्सी सीरीज़ अगर आप मेरा देख रहे हो तो अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठना। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट देने वाला हूँ। हम लगभग 10 ही क्वेश्चन इस सीरीज़ में करेंगे, लेकिन वो 40 क्वेश्चन आपको आने वाला प्रिपेयर करा देगा। ठीक है, सो पेन एंड पेपर लेके बैठना गाइस। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑटोप्सी सीरीज़ का। सो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, वेयर इज द इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL लोकेटेड इन झारखंड। कि आपसे पूछ रहा है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है, ये कहाँ होगा। अच्छा, अब देख लो, मैं सारे के सारे कंटेंट बाइलिंगुअल ला रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे आपको। एंड हम जब आपको समझाएंगे तो वो भी जो हमारा बोलने का माध्यम होगा दैट विल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी, आपको दोनों बताया जाएगा। सो आप लोग को चिंता करने की इसकी ज़रूरत नहीं है कि अब लैंग्वेज कभी आपके लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ बन सकता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, वेयर इज इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड लोकेटेड इन झारखंड। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है, किसी को इसका उत्तर पता है क्या। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में, इसका जो पहले सही उत्तर वो ले लो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोमिया। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है वो गोमिया में स्थित है। अब देखो गोमिया कहाँ है, तो ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब चलो हम इसका ऑटोप्सी करते हैं, चीड़ फाड़ करके देखते हैं कि भाई क्या क्या निकल पा रहा है। ठीक है, और सबको लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलिए। तो गोमिया जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर मैं IEL की बात करूं, IEL की बात करूं तो ये 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये एक जॉइंट वेंचर था। ठीक है, ये मिला हुआ जिसमें कि भारत सरकार, एक जॉइंट वेंचर था जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट का 20% स्टैक है और एक कंपनी है ICC जो कि है इंपीरियल, ICI है, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, इनका 80% शेयर है। ठीक है, इनका शेयर कितना है, 80% है। और ये जब IEL इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड बना था, तो जब बना था उसमें भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव प्लांट था। आप समझ सकते हो। ठीक है, सो इसके बारे में इतनी ही बात कि ये 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। ये गोमिया में है जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये एक कोलेब्रेशन है, मिला हुआ है, जहाँ भारत सरकार का 20% स्टैक है और ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज का 80% का स्टैक है। और जब बना था उस समय भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव प्लांट था। तो इसकी ऑटोप्सी हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो,
दूसरा क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विथ पद्मश्री 2016? पद्मश्री के अवार्ड 2016 में इन चारों व्यक्ति में से किसे मिला था? पद्मश्री जो एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, 2016 में इन चारों में से किसे मिला था? तो देखो क्वेश्चन का हम जो शुरुआत करने वाले हैं ना, अब देखो एक्स्ट्रा बिट मैं आपको कितना देने वाला हूं, सब आप लोग लिखते चलना। तो सबसे पहले हम पद्मश्री के बारे में जानते हैं। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले हम पद्मश्री के बारे में जानते हैं कि पद्मश्री है क्या। पद्मश्री है क्या, जैसे कि आप हिंदी में देख लेना, मैं बार बार बोलता हूँ हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो देख लेना कहीं करेक्शन करना हो तो देखो पहले तो देखो इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंडिया में जो पद्मश्री है वो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब सिविलियन किसको बोलते हैं? हम लोग सिविलियन है, ठीक है, जो आम आदमी है। तो आदमी को दिया जाने वाला ये चौथा भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, चौथा। तो पहले 3 कौन है? अब देखो इसकी ऑटोप्सी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और इसमें जितने भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं ना, हम सबके बारे में जानेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स आपको आज मिल जाने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट 1 नंबर पे आता है, वो है आपका भारत रत्न, भारत रत्न अवार्ड। हिंदी में मैं इधर लिखता चल रहा हूं, भारत रत्न। दूसरा है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरा जो अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो है पद्म विभूषण था, यह हो जाएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण, भूषण। और चौथा जो अवार्ड है वो है पद्मश्री। तो पद्मश्री जो सिविलियन को अवार्ड दिया जाता है आम आदमी लोग को, उसमें ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत जो देता है। पहला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न, जो दूसरा है वो पद्म विभूषण है, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि पद्मश्री एक 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो भारत अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अब आइए देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2016 में पद्मश्री किसको मिला है? तो देखो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ जाता है। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, साइमन उराव। साइमन उराव जो है इनको मिला है, आंसर क्या है इसका? बी। साइमन उराव को मिला है, सिमोन उराव जी को मिला है पद्मश्री 2016 में, इनको मिला है 2016 में। अब देखो पहले सिमोन उराव के बारे में कुछ बातें जान लो। ये जो सिमोन उराव है, इनका पूरा नाम है सिमोन उराव मिंज। इन्हें लोग सिमोन बाबा या वाटरमैन ऑफ झारखंड, जिसे कि आप हिंदी में कह लो जल पुरुष, झारखंड का जल पुरुष बोला जाता है, ठीक है। तो सिमोन उराव मिंज जी को झारखंड में वाटरमैन ऑफ झारखंड या सिमोन बाबा या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक सेकंड, चलिए अब देखिए इनके बारे में एक चीज जानिए, इनको ये पुरस्कार मिला क्यों? तो मैं बताऊं कि सिमोन उराव मिंज जी जो है एक इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है। मतलब एनवायरमेंटलिस्ट मतलब क्या होता है? पर्यावरणविद, जिनको पर्यावरण की अच्छी जानकारी है। जिनको एनवायरनमेंट की अच्छी जानकारी है। और इनको ये पद्मश्री का अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने झारखंड में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां ड्राफ्ट की स्थिति बनी हुई थी, जहां सुखाड़ क्षेत्र हुआ था, उन जगहों को इन्होंने इरिगेशन के लायक, खेती के लायक बनाया और ड्राफ्ट का जो प्रॉब्लम था, जो सुखाड़ की स्थिति थी, उससे ये निकल आए, उबर आए। तो इस वजह से सिमोन उराव मिंज जी को सिमोन बाबा या वाटरमैन ऑफ झारखंड या जल पुरुष ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो ये रहा पहला सिमोन उराव। अब आते हैं हम देखो बलबीर दत्त पे। चलो अब हम बलबीर दत्त पे आते हैं। मैं इसको रब करूंगा, देख लो, जिसको लिखना है लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। ये जरूर देख लेना कि पद्मश्री जो है चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला है भारत रत्न, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका हो जाता है पद्म विभूषण और तीसरा आपका हो जाता है पद्म भूषण
और चौथा आपका हो जाता है पद्मश्री। ठीक है, सो अब उधर देख लो सिमोन उरांमिन जी के बारे में देख लो। सिमोन उरांमिन जी के बारे में देख लो, जो मैंने बताया सिमोन बाबा वाटरमैन ऑफ झारखंड और इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाजकर्ता भी हैं। ठीक है, चलिए हम इसको रब करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का भी ऑटोप्सी कंप्लीट नहीं है। अब हम आते हैं बलबीर दत्त पे। देखो बलबीर दत्त जी को ना 2017 में पद्मश्री मिला। कब मिला? 2017 में इनको पद्मश्री मिला। इनको क्यों मिला पद्मश्री? देखो ये बेसिकली एक तो इंडियन जर्नलिस्ट हैं। ये क्या है? इंडियन जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट को हिंदी में आप क्या बोलते हो? पत्रकार। इनका एक डेली आता है देश दर्पण, देश दर्पण, उसके ये एडिटर इन चीफ भी हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं। सो बलबीर दत्त जी को 2017 में पद्मश्री मिला। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है, इनकी जो पत्रिका निकलती है देश दर्पण डेली। ठीक है, ये इसके एडिटर इन चीफ भी है। इनको पत्रकारिता के काम में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। अब चलिए हम तीसरा देखते हैं रामदयाल मुंडा जी के बारे में। देखो रामदयाल मुंडा जी जो है ना, इनको जो मिला, इनको 2010 में मिला है पद्मश्री। कब मिला है? 2010 में मिला है पद्मश्री। ये देखो एक राइटर है, स्कॉलर है, ठीक है, लिंग्विस्ट है, मैंने इनको, ये बहुत सारा चीज़ है इनका। इनको बेसिकली मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इनको कला के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ आर्ट, इनको कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? पद्मश्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे मकरध्वज दरोगा जी के बारे में। पहले मैं जो बताया उसको देख लो ध्यान से। देखो मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया है कि 2010 में इनको पद्मश्री मिला। किनको? रामदयाल मुंडा जी को। ठीक है, और इनको मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट के लिए। अब चलिए मकरध्वज जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो मकरध्वज जी को जो आपको पद्मश्री मिला है, इनको मिला है 2011 में। इनको जो पद्मश्री मिला है वो मिला है 2011 में। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा, और यहाँ से हम झारखंड के वो 2 प्रश्न पे घुसने वाले हैं जिसमें से एक प्रश्न इस बार यूपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, सो मैं इसको रब कर दूं, इसको हम मिटाते हैं। बलबीर दत्त 2017 पद्मश्री, इंडियन जर्नलिस्ट है। इनका जो पत्रिका निकलता है उसका नाम है देश दर्पण, याद रखना, उसके एडिटर इन चीफ है। अब रामदयाल मुंडा जी के बारे में बात करें तो इनको पद्मश्री कब मिला? इनको पद्मश्री कब मिला? 2010 में मिला, और ये इनको इन द फील्ड ऑफ आर्ट में, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। अब चलिए अब देखो हम मकरध्वज उरांव जी के बारे में बात करते हैं। इनको देखो ये 2016, ये 2017 में इनको पद्मश्री मिला, इनको 2010 में मिला, इनको मिला 2011 में। देखो मकरध्वज दरोगा जी जो हैं, ये बेसिकली एक क्लासिकल डांस गुरु हैं। ठीक है, ये नृत्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बेसिकली ये जिस फॉर्म का डांस करते हैं वो बेसिकली छऊ फॉर्म है, छऊ फॉर्म ऑफ डांस। इसके लिए इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला है। इसके लिए इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री प्रदान किया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि छऊ फॉर्म ऑफ डांस, छऊ क्या है? तो बताओ छऊ डांस किस किस स्टेट में किया जाता है, और छऊ किस प्रकार का डांस है? किसी को आइडिया है? अभी मैं बता रहा हूँ, जब बेसिक का प्रश्न था कि छऊ के कितने जो डांस फॉर्म है, उसमें से ऑप्शन में टिक आउट करना था कि कौन सा डांस फॉर्म छऊ का नहीं है। ठीक है, कौन सा डांस फॉर्म छऊ का नहीं है। और दूसरा एक प्रश्न और बनता है कि छऊ डांस जो है वो एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से हुआ उसका। ठीक है, तो चलिए हम सब कुछ देखते हैं। तो पहले आप एक समझ जाओ कि छऊ जो डांस फॉर्म है ना, छऊ जो डांस फॉर्म है, ये डांस के साथ, क्लासिकल डांस के साथ मार्शियल आर्ट का मिक्सचर, ये कंबाइन है। ठीक है, मतलब जब आप डांस में मार्शियल आर्ट मिक्स करते हो तो जो फॉर्म ऑफ डांस आपको मिलता है ना, वो मिलता है छऊ। छऊ डांस का जो ओरिजिन हुआ वो मयूरभंज में हुआ, जो कि उड़ीसा में है। इसका जो ओरिजिन की कहानी है, वो ओरिजिन जो है इसकी, वो आपका मयूरभंज में हुआ। मयूरभंज जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अब चलो एक दो बात और समझो। छऊ सेलिब्रेट कब किया जाता है?
तो स्प्रिंग फेस्टिवल का चैत्र पर्व जो होता है ना, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदी में से क्या बोलते हो मैं बता रहा हूं, फेस्टिवल ऑफ चैत्र पर्व। चैत्र पर्व मतलब कि चैत्र पर्व के बसंत उत्सव को इसे मनाया जाता है। अब देखो ये जो डांस फॉर्म है छऊ, उसमें क्या करते हैं, छऊ का देखो एक्चुअल मीनिंग है छाया। छऊ का मीनिंग क्या है, छाया, परछाई। तो होता ये है कि छऊ जो है लोग मास्क पहन के मैक्सिमम जगह परफॉर्म करते हैं। ये ऐसा डांस है जिसमें क्लासिक डांस के साथ मार्शल आर्ट, मतलब जब युद्ध की आप तैयारी करते हो ना, तो ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो आपको बताता है कि युद्ध का प्रिपरेशन करना कैसे है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ था, मयूरभंज में। 2011 में मकर ध्वज दरोगा जी को इसी के लिए, छऊ फॉर्म ऑफ डांस के लिए, इनका भी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इनको 2011 में पद्मश्री दिया गया था। अब ये ओरिजिन हुआ मयूरभंज में, जो कि उड़ीसा में है। क्लासिकल डांस विथ मार्शल आर्ट आपको कहीं भी मिल जाए कि डांस के साथ मार्शल आर्ट अगर जुड़ा हुआ तो कौन सा फॉर्म है डांस का, तो छऊ है। कब मनाया जाता है, चैत्र पर्व के बसंत उत्सव को इसको मनाया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लो कि छऊ डांस के फॉर्म कितने हैं, इस छऊ डांस के फॉर्म कितने हैं। ठीक है, तो छऊ डांस के फॉर्म देखो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका सरायकेला फॉर्म, सरायकेला खरसवान जो कि झारखंड। दूसरा आपका है पुरुलिया फॉर्म जो वेस्ट बंगाल का है। और तीसरा आपका है मयूरभंज फॉर्म जो कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, सो अब आप जान लो कि लगभग छऊ डांस जो होता है ना, उसमें हर डांस में लोग मास्क यूज करते हैं, लेकिन ये जो मयूरभंज उड़ीसा वाले हैं, वो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो उड़ीसा का पोर्शन है, ये मयूरभंज, ये विदाउट मास्क के बिना, ठीक है, मास्क के बिना ये डांस को परफॉर्म करते हैं। सो ये रहा इस क्वेश्चन का एटॉप्सी। अब चलो हम एक एक करके देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। देखो पूछा था सिमोन उरांव, पूछा गया था कि पद्मश्री 2016 में किसे मिला। हमने पहले आपको बताया कि पद्मश्री भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला कौन था, भारत रत्न, दूसरा कौन था, पद्म विभूषण, तीसरा था पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। अब 2016 में किसे मिला, तो सिमोन उरांव को मिला। इनका पूरा नाम सिमोन उरांव मिंज है। इनको वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है या सिमोन बाबा भी कहा जाता है। जल पुरुष, झारखंड के जल पुरुष कौन है, तो सिमोन उरांव मिंज। क्यों मिला, क्योंकि बहुत जगहों पर ड्राफ्ट की स्थिति थी और इन्होंने अपने समझ बूझ से उस ड्राफ्ट की स्थिति से उस जगह को निकाल लिया। ठीक है, इरिगेशन और कृषि में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब दूसरा बात करते हैं बलबीर दत्त। बलबीर दत्त को मिला 2017 में। क्यों, क्योंकि वो एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं। उनका एक मैगजीन निकलता है सॉरी, देश दर्पण, और उनके इसी काम के लिए उनका वो जो क्षेत्र था जर्नलिज्म का, उसमें उन्हें उस क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री मिला। तीसरा रामदयाल मुंडा जी को भी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, वो एक लिंग्विस्ट है, भाषाविद है, राइटर है, ऑथर है, स्कॉलर है। ठीक है, उनको भी इन द फील्ड ऑफ आर्ट के लिए 2010 में मिला। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल गया था, मकर ध्वज दरोगा, ये एक क्लासिकल डांस गुरु हैं जो छऊ फॉर्म के लिए बड़ी प्रसिद्ध हैं। छऊ कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो मयूरभंज में। अब छऊ किस किस स्टेट में किया जाता है, तो 3 स्टेट, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। छऊ का मतलब है छाया, मास्क। कौन सा ऐसा स्टेट है जो छऊ परफॉर्म करता है लेकिन विदाउट मास्क, बिना मास्क के परफॉर्म करता है, तो उड़ीसा। ठीक है, अब छऊ के 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, तो सरायकेला फॉर्म, पुरुलिया फॉर्म और मयूरभंज फॉर्म। सरायकेला फॉर्म झारखंड में, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, मयूरभंज फॉर्म उड़ीसा का है। ठीक है, अब ये से सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो चैत्र पर्व के बसंत उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक ऐसा डांस है जिसमें क्लासिक डांस और मार्शल आर्ट दोनों कंबाइंड है। मतलब युद्ध की तैयारी किस डांस के थ्रू की जाती है, तो भाई छऊ डांस के थ्रू। देखो इससे कितना क्वेश्चन बना, ओरिजिन, फॉर्म। ठीक है, ये डांस है कैसा, कब सेलिब्रेट हुआ, किया जाता है, बिना मास्क के कौन से स्टेट में किया जाता है, कितने स्टेट में किया जाता है, और बाकी इनको मिला 2011 में। तो 4% तो यही बन जाते हैं कि पद्मश्री 10 में किसको मिला, 11 में देखो 10 में मिला रामदयाल मुंडा, 11 में मिला मकर ध्वज दरोगा, 17 में बलबीर दत्त, 16 में सिमोन उरांव। ठीक है, सो अब हमारा ये क्वेश्चन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं साइड आ जा रहा हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फोक डांस इज कर्मा, कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। सो हमें बताना है कि कर्मा लोक नृत्य जो है, हमें बताना है कि ये जो कर्मा लोक नृत्य है वो कहाँ का है। ठीक है, तो इससे पहले हम जानते हैं, देखिए कर्मा लोक नृत्य किया कब जाता है। कर्मा फोक डांस एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो कर्मा फेस्टिवल है, ये जो पर्व है इस दिन किया जाता है। अब ये कर्मा पर्व क्या है, तो देखो आप समझो इस चीज को। देखो कर्मा फेस्टिवल जो है ना, कर्मा पर्व, उस दिन क्या होता है कि इनके एक गॉड है जिन्हें ये कर्मा गॉड बोलते हैं, जिन्हें ये गॉड ऑफ पावर भी बोलते हैं। गॉड ऑफ पावर, शक्ति के देवता है, ये मानते हैं कि ये इनके शक्ति के देवता हैं। तो ये जो कर्मा गॉड है, इनके जो देवता हैं, इनका पूजा किया जाता है इस फेस्टिवल में। इसके अलावा ये फेस्टिवल भाद्र के महीना में मनाया जाता है। भाद्र महीना में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे 11th डे ऑफ फेज ऑफ मून इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। देखो चांद जो होता है उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक में चांद कंप्लीट होता है, चांद पे बहुत सारा गाना बना, आपको पता होगा। एक में चांद पूरा होता है, ठीक है। एक में मान लो एक चांद ऐसा हुआ, एक चांद ऐसा हो गया, एक थर्ड क्वार्टर के आसपास का होता है। तो ये चांद के फेजेस हैं, ठीक है। तो 11th फेज जब होता है ना चांद का, भाद्र के महीना में, उस दिन कर्म देवता को पूजा करके ये कर्मा फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। पहले इतनी बात आप समझ लो। तो कर्म फेस्टिवल जिस दिन कर्म पर्व मनता उस दिन कर्मा लोक नृत्य होता है, ठीक है। अब देखो समझना, पहले ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये पर्व मनाते क्यों हैं, तो ये जितनी भी लड़कियां हैं यंग गर्ल्स, वो अपने भाई के सलामती के लिए मनाती हैं। भाई के सलामती के लिए यंग गर्ल्स ये पर्व को मनाती है फॉर वेलफेयर ऑफ देयर ब्रदर। फॉर वेलफेयर मतलब भलाई, ऑफ देयर ब्रदर, भाई के लिए मनाया जाता है ये पर्व, ठीक है। भाई के सलामती के लिए, जैसे भाई दूज होता है, गोधन होता है, वैसे इनका कर्मा फेस्टिवल है जो भाई के सलामती के लिए। इसके साथ साथ एक और मकसद है इस पर्व का, कि इनका ऐसा मानना है कि गुड फर्टिलिटी और हाउस होल्ड, जो इनका गृहस्थ जीवन है, उसमें जाने के बाद इनके वंश की अच्छी वृद्धि होगी और जीवन सुखमय होगा। सो फॉर गुड फर्टिलिटी एंड हाउस होल्ड, इसके लिए भी ये पर्व फेमस है। देखो जो झारखंड का, मैंने जो झारखंड पे लेक्चर बनाया है नो योर स्टेट, उसमें जो 3rd लेक्चर है उससे मैंने लगभग सारे पर्व के बारे में, चाहे सरहुल, सोहराई हो, बंदना हो, हाल पुनिया हो, कर्मा हो, मैंने सब के सब पर्व को उसमें बहुत ब्रीफली कवर किया है। आप एक बार जाना वहाँ देख लेना, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि कर्मा लोक नृत्य तो एक्चुअली कर्म फेस्टिवल के दिन मनाया जाता है। इसमें कर्म देवता की पूजा होती है जो शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भाद्र महीना में मनाया जाता है। चांद का 11वां चरण जब होता है फेज, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यंग गर्ल्स, जो लड़कियां अपने भाई के भलाई के लिए और अपने गृहस्थ जीवन में उनकी वृद्धि अच्छी हो वंश की और उनका जीवन सुखमय हो, इसलिए इस पर्व को मनाते हैं। अब देखो कर्मा फेस्टिवल किस किस स्टेट में मनाया था, हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो कर्मा फेस्टिवल झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट में मनाया जाता है। इसके साथ और एक और स्टेट है वेस्ट उड़ीसा, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, जिसको उसका वेस्टर्न पार्ट है, उड़ीसा को तो अब ओडिशा बोलते हैं, जो इसका पश्चिम पार्ट है, पश्चिम भाग है, वहाँ पे इसे मनाया जाता है, ठीक है। सो ये रहा कर्मा जो फेस्टिवल है, जो कर्मा लोक नृत्य है, उसके ऊपर ये सारी जानकारी। और एक चीज़ आप याद रखना कि जो कर्म पर्व सेलिब्रेट होता है तो उसके जो रिचुअल्स होते हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, उनको कहीं कहीं जावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो रिचुअल्स होता है, रिचुअल्स जिसे कि आप रस्म बोलते हो, रस्म रिवाज जो बोलते हो आप, उस पर्व के दिन आप जो जो करते हो, इसको कहीं कहीं जावा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जावा। सो आप इस चीज को याद रखना। और इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डी, कि कर्मा लोक नृत्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट उड़ीसा, इन चारों जगहों पे मनाया जाता है। सो ये रहा इस क्वेश्चन का टॉपिक कंप्लीट। आई होप कि मैं आपको चीज़ों को क्लियरली बता पा रहा हूँ। आप सब कुछ नोट करते जाओ, एक तरह से ये आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने जो अभी बताई हैं, मैंने झारखंड का ज्योग्राफी का लेक्चर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो। जितने अच्छे से मैंने कवर किया, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर मिलने वाला है। एंड डैम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा, और बहुत शिद्दत से मैंने उसे बताया भी है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर डज नॉट कनेक्ट विद द बॉर्डर ऑफ बिहार। कि निम्नलिखित में से जो दिया हुआ है चारों ऑप्शन, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार के सीमा से नहीं मिलता है। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो चार ऑप्शन है, देवघर, कोडरमा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, इसमें से किसका बॉर्डर बिहार से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए झारखंड का ब्लैंक मैप लेके आया हूँ। मैंने बोला था कि आपको झारखंड का मैप आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फिल द मैप, क्योंकि अगर आप ये मैप भर लेते हो ना, इससे इतने सारे प्रश्न आप बना सकते हो, बिलीव मी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं मैप भरता हूँ, और इस एक क्वेश्चन के टॉपसी में कम से कम हम 10 क्वेश्चन झारखंड का निकाल कर रख देंगे। मैं आपको शायद 10 से भी ज़्यादा प्रश्न देने वाला हूँ, जो अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलो एक तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलो ये झारखंड का मैप है, चलो फिलिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये रहा हमारा गढ़वा, ये रहा पलामू, ये रहा चतरा, ये रहा हजारीबाग, ये रहा कोडरमा, ये रहा गिरिडीह, ये रहा दुमका, सॉरी ये रहा हमारा देवघर, ये रहा हमारा दुमका, ये रहा गोड्डा, ये साहेबगंज, ये पाकुड़। इधर चलते हैं, ये रहा लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान, ये रहा खूंटी, ये रहा रांची, ये रहा रामगढ़, ये रहा बोकारो, ये रहा धनबाद, और ये रहा जामताड़ा। ये रहा हमारा मैप कंप्लीट। देखो मैप अगर सीख गए ना तो कितने क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन निकाल के आपको दे रहे हैं, 10 मोर देन 10 निकालेंगे। चलो देखो पहले तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसने पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से टच नहीं करता। अब देखो इसमें बिहार कहाँ, बिहार नॉर्दर्न बाउंड्री है, ये रहा हमारा बिहार, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। देखते जाओ, इस क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा। ये रहा हमारा उड़ीसा, और ये रहा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। एक और स्टेट जो टच करता है वो रहा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये रहा हमारा यूपी। हमने बना लिया। अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। अब बताओ बिहार से कौन कौन जिला टच होता है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। तो ये सब टच होते हैं बिहार से, सारे के सारे टच होते हैं। तो देखो देवघर, ये रहा देवघर, टच होता है, ये तो होगा। कोडरमा, ये रहा के फॉर कोडरमा, ये भी होगा। ये रहा खूंटी, और ये रहा पश्चिमी सिंहभूम। तो देखो इस क्वेश्चन में खूंटी रहा हमारा यहां, ध्यान से देखना, ये रहा खूंटी और ये रहा पश्चिमी सिंहभूम। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बिहार से टच नहीं होते हैं। मतलब इसका कोई, ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, किसी एग्जाम का प्रश्न है, मैंने जानबूझ के वैसे ही रखा, मैं चाहता चेंज कर सकता था। इस प्रश्न में ये दोनों उत्तर सही हैं। इस प्रश्न में ये दोनों उत्तर सही हैं कि खूंटी और वेस्ट सिंहभूम, इन दोनों के बाउंड्री देख लो, खूंटी यहाँ है, खूंटी यहाँ है, और वेस्ट सिंहभूम, इन दोनों के बाउंड्री बिहार से टच नहीं होते हैं। तो कोई एक ऑप्शन नहीं, यहाँ 2 ऑप्शन सही है, ये दोनों टच नहीं होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है जब क्वेश्चन पूछा गया हो तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो या गलत पूछा गया हो, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको रियलिटी पता होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि खूंटी और वेस्ट सिंहभूम दोनों के बॉर्डर बिहार से टच नहीं होते हैं। तो सी और डी दोनों जो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी एक्स्ट्रा बीट की। तो देखो जब हमने इतना बना ही लिया, सो अब एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक ना। तो अब बताओ अगर ऐसी बात है तो इससे देखो ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम, ये रहा पूरब और ये रहा पश्चिम। पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है बताओ? 463 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? ये इधर से इधर, ये 380 होगा ना, ये 380 होगा, ठीक है, 380 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जो कि
3 अलग अलग राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। मतलब एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ इसमें से खोज के जो 3 स्टेट से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा। मैंने बोला ना मैं 10 से अधिक प्रश्न निकालूंगा। 2 प्रश्न तो ये हो गया, इधर से इधर 463 किलोमीटर, इधर से इधर 380 किलोमीटर, ये हो गया। दूसरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जिला बताओ। तो देखो वो जिला जो है ना, वो जिला है गढ़वा। ये रहा वो जिला गढ़वा। गढ़वा ऐसा जिला है जो बाउंड्री 3 स्टेट से टच करता है। 3 राज्यों से इसकी बाउंड्री टच करती है, सीमा टच करती है। 3 राज्यों से इसका जो सीमा है, बाउंड्री है, टच करती है। ठीक है, कौन कौन? देखो गढ़वा जो है ये बिहार से टच करता है, यूपी से टच करता है और छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो गढ़वा सिंगल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों से इसकी सीमा सटी हुई है। बाकी आप देख सकते हो साहेबगंज 2 से बिहार और वेस्ट बंगाल, दुमका 2 से, साहेबगंज भी 2 से टच होता है, दुमका भी 2 से टच होता है कि नहीं? आप देख सकते हो। उस तरह से अगर हम बात करें तो आपका वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा, इन दोनों का ही बाउंड्री 2 स्टेट से टच होता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। तो लगभग साहेबगंज, दुमका, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये दोनों है, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए जिसकी सीमा 2 राज्यों से टच होती है। और गढ़वा सिंगल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सीमा 3 राज्यों से टच होता है। ये 2 अलग प्रश्न मैंने आपको बताया। चलो एक क्वेश्चन और लो, इसको पहले मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और लो। ये था हमारा खूंटी और ये था वेस्ट सिंहभूम। अब मुझे बताओ झारखंड में 2 लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? मैंने बताया था आप लोगों को कौन कौन से हैं। तो एक तो हो जाएगा, देखो ये लातेहार, ध्यान से देखना, कलर चेंज करते हैं हम, ये लेते हैं। ये एक तो हो जाएगा, देखो ये लातेहार, एक हो जाएगा ये लातेहार जो लैंडलॉक्ड है। दूसरा हो जाएगा ये खूंटी, सॉरी ये लोहरदग्गा, सॉरी एक लोहरदग्गा और दूसरा खूंटी। ये लोहरदग्गा और दूसरा खूंटी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि लैंडलॉक्ड हैं। तो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन हो गया? लैंडलॉक्ड मतलब भूमिबंध। ठीक है, कौन कौन से हो गए? ये हमारे हो गए, एक तो हो गया लोहरदग्गा और दूसरा हो गया खूंटी। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, सो एक और चीज बताओ, बिहार की सीमा कितने से टच होती है? कितने डिस्ट्रिक्ट से बिहार की सीमा टच होती है? 10 से। वेस्ट बंगाल की सीमा 10 से टच होती है, उड़ीसा की सीमा 4 से टच होती है और छत्तीसगढ़ की सीमा 4 से टच होती है। और यूपी इकलौता ऐसा स्टेट है, राज्य है, जिसकी सीमा मात्र 1 डिस्ट्रिक्ट से टच होती है, वो है गढ़वा। तो यूपी का हो गया 1। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था आप लोग को याद कराने के लिए, BB10CO4। बिहार 10 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, छत्तीसगढ़ 4 से, उड़ीसा भी 4 से और यूपी तो 1 से है, गढ़वा तो क्लियर है। ठीक है, सो देखो कितने प्रश्न निकल रहे हैं। अगर आपको मैपिंग पता है, आपसे पूछ ले कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट जो है कितने स्टेट से टच होता है, तो 1 से, वेस्ट बंगाल से। अगर आपको चीजें पता है तो देन मतलब मैक्सिमम थिंग विल बी सिंपल फॉर यू। ठीक है, सो अब हम और इसमें कुछ देख सकते हैं। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि झारखंड में जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, मतलब पश्चिम का जो सबसे छोर में जो अंतिम डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी छोर पे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वो कौन सा है? तो हो जाएगा गढ़वा। एकदम देखो वेस्टर्न पे है, वेस्टर्न मोस्ट टिप पे है। अगर आपसे साउदर्न मोस्ट टिप पे पूछा जाए तो हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम, कि एकदम उत्तरी किनारे पे जो सबसे अंतिम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है झारखंड का है, तो पश्चिमी सिंहभूम। 3 प्रश्न। अगर पश्चिम में पूछा जाए कि सबसे अंतिम पश्चिमी छोर पे कौन सा जिला है, तो गढ़वा है। अगर उत्तर में पूछा जाए तो कौन सा जगह? वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। और अगर आपसे नॉर्थ में पूछ लिया जाए, नॉर्थ में नॉर्थ उत्तर दक्षिण में कौन सा है, तो वेस्ट सिंहभूम। और अगर आपसे उत्तर में पूछ लिया जाए तो हो जाएगा साहेबगंज। ये नॉर्दर्न मोस्ट टिप, उत्तरी छोर। ठीक है, तो भाई आप ये 3 पॉइंट और याद रखो। वेस्ट में गढ़वा, साउथ वेस्ट सिंहभूम, नॉर्थ में कौन सा है? साहिबगंज। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दो जो इससे निकल के आता है, जो मैंने पूछा था। अब आप पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक बात और करने वाले हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। ठीक है, हम एक बात और करने वाले हैं। चलो अब मैं इसको इरेज करता हूं, ध्यान देना। मैंने आप लोग से बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा
उक्रेड विलेज और मांझी के रांची डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। ये बात तो सबको याद होगी, मैंने बताया था। अब मुझे आप इतना बताओ को किस किस जिले से होकर पार करती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। लिख लो अगर नहीं याद है तो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम रिकॉल करा रहे हैं आपको, यानी कि कर्क रेखा। देखो एटॉप्सी का यही मजा है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना और सारी चीज़ों को मिक्स करते चले जाते हो ना, आपका दिमाग 100% इफिशिएंसी से काम करता है, चीज़ें आपको बहुत प्यार से याद होती है। कर्क रेखा कहाँ से पास करती है, मैंने आपको बताया था। एक अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो उक्रेड विलेज जो कि ओरमांझी में है, जो रांची डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि ये देखो ये रहा वेस्ट, ये देखो ये वेस्ट पश्चिम, ये रहा पूरब, ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण। ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर से किधर पास करता है तो आप समझ लो। देखो मैंने आपको इसका भी ट्रिक बताया था। मैंने ट्रिक क्या बताया था, मैंने बोला था LGLRRB, ये रहा इसका ट्रिक। देखो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, बोकारो, ऐसे निकल जाता है। ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ TOC, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो अगर आपसे पूछ रहे एग्जामिनर कि भाई हमें बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा झारखंड के किस किस जिला से होके गुजरती है, तो ये रहा लातेहार। चलो देखते चलो, ये जो मैंने ट्रिक बताया था, L फॉर लातेहार, ये रहा लातेहार, ये रहा फिर गुमला में घुसा है, फिर लोहरदग्गा में घुसा है, फिर रांची में घुसा है, फिर रामगढ़ में घुसा और ये बोकारो से होके निकल गया। LGLRRB, ठीक है। लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़ और बोकारो, दैट इज आंसर। अब आपसे वो पूछ सकता है, मैंने ये जो बताया था प्रश्न, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा था। आप याद करना अगर आपको याद होगा तो। इसको मैंने इस तरह से बताया था। इसको आप ऐसे कर लो, वेस्ट कर लो, इधर ईस्ट कर लो। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिम से पूरब वक्त जब हम गुजरते हैं झारखंड से तो किन किन जिला से पास करती है, तो लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। अगर वो पूछ ले पूरब से पश्चिम, अगर इधर से इधर पूछ ले, पूरब से पश्चिम पूछ ले, तो आपको बोलना है बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदग्गा, गुमला और लातेहार। सो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रश्न आते हैं। सो ये रहा हमारा इसका एटॉप्सी। ये जो प्रश्न था इसका 2 उत्तर सही है कि खूंटी और वेस्ट सिंहभूम दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार को टच नहीं करते हैं, और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 3 राज्यों को टच करता है। कौन सा, गढ़वा, जो कि छत्तीसगढ़, ये रहा गढ़वा जो कि इधर छत्तीसगढ़, यहाँ यूपी, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ बिहार, ये तीनों को टच करता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप मैं बहुत चीज़ों को रिकॉल करा के आपको उस जगह तक ले जा रहा हूँ जहाँ आपको सब चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 देखो। ये पूछ रहा है कि 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था। इन 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट entered the semi-final of रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश हुआ था, ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और झारखंड। देखो जो क्रिकेट के शौकीन है, पैशनेट है, उन्हें शायद इसका उत्तर पता होगा, पर चलो हमें तो इसकी एटॉप्सी करनी है, हमें तो एक एक चीज़ निकालना है। नहीं उत्तर पता होगा तो आज जान जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी। तो पहले एक चीज़ याद रखो कि ये रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड है। किस खेल से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, किस खेल से, तो क्रिकेट से, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न हो गया, जुड़ा है। ठीक है, पहला बिट मैंने आपको दिया। दूसरा, रणजी ट्रॉफी के बारे में पहले हम जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी जो है, इसका एक पॉइंट और लो, ये डोमेस्टिक मतलब भारत में खेला जाने वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। चैंपियनशिप है मतलब डोमेस्टिक क्या होता है, जो इंडिया के अंदर खेला जाता है। तो ये भारत में खेला जाने वाला प्रथम श्रेणी का क्रिकेट चैंपियनशिप है। ठीक है, ये आप समझ लो। दूसरा, इसका जो पहली रणजी खेली गई थी वो 1934 से 35 के बीच में खेली गई थी। रणजी ट्रॉफी का नाम आखिर पड़ा किस पे, तो रणजी ट्रॉफी का नाम पड़ा रंजीत जी पे, जो कि एक फेमस क्रिकेटर रहे हैं। ये जो नाम पड़ा है रंजीत जी पे नाम पड़ा है, रंजीत जी, जो कि भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। मतलब फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, इंटरनेशनल
क्रिकेटर। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो विदेश में भी जाकर क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल क्रिकेटर थे रंजीत जी। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का गेम खेला जाता है, नाम रखा गया है। इसकी शुरुआत 1934 से 35 में हुई। इंडिया का ये डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। लगभग इसमें 38 टीम खेलते हैं। कितने टीम खेलते हैं? तो 38 टीम आज के डेट में रणजी ट्रॉफी में 38 टीम्स खेलते हैं। आप इस बात को याद रखना। और ये जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये जो ट्रॉफी प्रोवाइड किया था, ये किसने दिया था? तो ये रणजी ट्रॉफी दिया था भूपिंदर सिंह ने। जब ये गेम ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें पटियाला के जो महाराज थे भूपिंदर सिंह, उन्होंने ये इस ट्रॉफी को दिया था। तो ट्रॉफी वाज गिवन बाय, ये जो ट्रॉफी है वाज गिवन बाय, किसने प्रदान किया था? प्रदान किया गया था किसके द्वारा? भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह जो कि पटियाला के महाराज थे, किंग ऑफ पटियाला। पटियाला पैक मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये पटियाला के महाराज जी थे। वैसे पटियाला पैक भी पटियाला से ही आया है, नाम तो वहीं से निकला है। सो ये रहा रणजी ट्रॉफी की कहानी। अब हम चलेंगे प्रश्न पे। रणजी ट्रॉफी के बारे में एक बार हम समराइज करते हैं। देखो, रणजी ट्रॉफी भारत के अंदर खेली जाने वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है, ट्रॉफी है, ठीक है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में रणजी ट्रॉफी में टोटल 38 टीम 38 टीम्स खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी पहला बार 1934 से 35 के बीच में खेल स्टार्ट किया गया था। जो ट्रॉफी दिया गया था वो भूपिंदर सिंह जो पटियाला के महाराज थे उनके द्वारा दिया गया था। ये रणजी ट्रॉफी का नाम रंजीत जी के नाम पे आया है, जो कि भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी। एक्चुअली वो टेस्ट क्रिकेट था। अगर मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ में बताऊं तो वो इंग्लैंड और सुसेक्स के लिए भी खेलते थे, ठीक है? वो टीम है बाहर की। अब बोल रहा है कि 2016 में, प्रश्न पे आते हैं, कौन सा राज्य सेमीफाइनल में एंट्री लिया था? तो झारखंड ही वो राज्य है, इसीलिए तो झारखंड का क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। कि झारखंड वैसा राज्य है जो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। इसका मतलब कि आज तक फाइनल में खेला ही नहीं है। तो अगर आपसे एक प्रश्न और बनता है कि झारखंड ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीता है, तो देखो कितनी बार जीता है झारखंड ने। ये देखो बड़ा वाला लड्डू, ठीक है? मतलब 0 बार, ठीक है? झारखंड ने आज तक रणजी ट्रॉफी जीती ही नहीं है। चलिए, झारखंड में जो क्रिकेट का नाम है भाई, MSD साहब की वजह से, महेंद्र सिंह धोनी साहब की वजह से बहुत फेमस रहा। तो सबका शुक्रगुजार होना चाहिए उनको। अब चलिए, इस क्वेश्चन की टॉप सी होगी, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट लेना ले लो। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये बोल रहा है कि इन जनवरी 2017 हु इनॉग्रेटेड द ईस्टर्न रीजन हेडक्वार्टर ऑफ CISF एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द CISF रेजिडेंशियल प्रीमिसेस इन झारखंड। जनवरी 2017 में CISF पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और CISF आवासीय परिसर का शिलान्यास झारखंड में किसने किया था? मतलब CISF का जो हेडक्वार्टर है और CISF का जो रेजिडेंशियल प्रीमिसेस बना, जो कि आवासीय परिसर बना, इन दोनों का उद्घाटन किसने किया? आप ऐसे भी गेस कर सकते हो, CISF है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने किया होगा। राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। इसके मैं ज़्यादा ऑटोप्सी नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी आंसर। राजनाथ सिंह क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है, आपको पता होगा, रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हमारे। कब से कब तक नहीं, फरवरी 2020 से लेकर अभी तक, अभी बेचारे चल ही रहे हैं, रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवा प्रदान कर ही रहे हैं। तो राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। और बाकी इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको उतना जानने की जरूरत है, फिर भी मैं एक वर्ड बताता हूँ। राज पालीवाल जो है ना, वो MLA रह चुके हैं, अब BJP से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है? और ये अमर कुमार बौरी जो हैं, ये आपके JVM झारखंड विकास मोर्चा जो है, इनके साथ ये इनका टाइप है, ये भी MLA रह चुके हैं। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं वो बताऊंगा नहीं। रणजी में था कि कितने टीम्स खेलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, तो मैंने बताया 38। कब स्टार्ट हुआ? 34-35। जो इंपॉर्टेंट बिट है मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन की ऑटोप्सी बहुत लंबे देर तक की जा सकती है, ठीक है? पर जो आपके लिए एग्जाम में नीडेड है, या वैसे प्रश्न जो दैट आर सपोज टू बी आस्क्ड, हम उन सब पे बात करेंगे। सो राजनाथ सिंह, बस आप इतना याद रखो, डिफेंस मिनिस्टर है, फरवरी 2020 से लेकर अभी तक, टिल टुडे, आज तक, और पता नहीं कब तक, ठीक है? सो चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, कि CISF का मुख्यालय और आवासीय परिसर दोनों का शिलान्यास और उद्घाटन इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ये अच्छी क्वेश्चन है। झारखंड इज नोन ऑन द लोकल लेवल फॉर इट्स रिच मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। कि झारखंड को स्थानीय स्तर पे, क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए
ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मतलब झारखंड के पास जो रिच मिनरल और फॉरेस्ट रिसोर्स हैं, जो इतना खनिज संपदा और क्या कहते हैं, ये जो संसाधन है, खनिज संपदा और संसाधन है, इसके लिए झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? क्या सारंदा, वनांचल, केरलम और नॉन ऑफ दिस? आइडिया किसी को लग रहा है? ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है? देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से समझा ना तो आपका उत्तर ऐसे ही दे दोगे। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे आप झारखंड को क्या क्या बुलाते हो? झारखंड को स्थानीय स्तर पे क्या बुलाते हो? उसके पास इतना अच्छा मतलब फॉरेस्ट, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, खनिज संपदा है, तो उसके हिसाब से उसे आप क्या बुलाते हो? अब देखो इस प्रश्न का उत्तर हम बड़ा लॉजिक से देंगे, हमें नहीं पता, हम लॉजिक क्रिएट करके लॉजिक से आंसर देंगे इसका। चलो लॉजिक क्रिएट करने का भी अलग ही मजा है। देखो झारखंड दो शब्द से बना है, झार और खंड मतलब टुकड़ा, मतलब ऐसी भूमि का टुकड़ा जो झाड़ियों से भरा हुआ था, डेंस फॉरेस्ट से, ठीक है, इसलिए हमने झारखंड दिया। अब आप इसमें से देखो तो ये जो नाम निकल के आ रहा है झारखंड का, उसका दूसरा नाम यही तो आपसे पूछा है कि फॉर इट्स रिच मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, कि उसके पास बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और मिनरल रिसोर्स है, तो उसका क्या नाम है? ये देखो वनांचल को देखो, वनांचल हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखना, वन और अंचल। वन मतलब फॉरेस्ट और अंचल मतलब लैंड, मतलब जमीन, ऐसा जमीन जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। सो अब आपको समझ में आ गया इसका उत्तर क्या होगा? आ गया समझ में? वनांचल, झारखंड को हम स्थानीय स्तर पे वनांचल भी कहते हैं, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। वनांचल, वन ऐसा अंचल जहां वन भरे हुए हैं, ऐसी जमीन, ऐसा जगह, ऐसा लैंड का टुकड़ा जहां फॉरेस्ट भरे हुए हैं। सो झारखंड को लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे हम वनांचल बुलाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आपने कहीं देखा सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना तो आप याद कर जाओ, इसका आंसर है बी, कि झारखंड को हम स्थानीय स्तर पे वनांचल बुलाते हैं। वनांचल का मतलब ही होता है कि लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट, ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जो जंगलों से भरी पड़ी है। अब देखो दो वर्ड और है, ये तो नॉन ऑफ दिस हटा दो, अब हम इन दोनों का टॉपसी करते हैं, सारंडा और केरलम। बड़ा प्यारा शब्द है केरलम, ठीक है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अब सारंडा की पहले बात करते हैं। सारंडा के बारे में पहले आप जान लो कि ये भी एक डेंस फॉरेस्ट है, ये भी एक डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घना जंगल है। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये घना जंगल है इन हिली एरिया ऑफ वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम कहाँ है? इन झारखंड। मतलब सारंदा फॉरेस्ट है एक, जो कि पश्चिमी सिंहभूम के हिली एरिया में, ठीक है, चोटी के स्थान पे है, हिली एरिया। तो सारंदा क्या है? एक डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, जो कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में है। उसका जो हिली एरिया है, ठीक है, जो चोटी वाला क्षेत्र है, उसमें पाया जाता है, जो कि झारखंड में है। तो सारंदा फॉरेस्ट झारखंड में है, आप याद कर लो। अगर पूछे किस डिस्ट्रिक्ट में है तो पश्चिमी सिंहभूम में है, और नॉर्मली हिली पोर्शन वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये वही एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, आप याद रखो ना रखो आपकी मर्जी। ये वही जगह है जहाँ माना जाता है कि राजा सिंहदेव जी शिकार उकार किया करते थे। क्योंकि सिंह डायनेस्टी मैंने पढ़ा है ना, रीजनल डायनेस्टी मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है आपको, तो सिंह डायनेस्टी सिंहभूम वाले पूरे क्षेत्र पे उनका राज्य था। तो सारंदा जंगलों में ही वो शिकार करने जाया करते थे, जो कि राजा लोग का शौक रहा है शिकार, ठीक है, हंटिंग उनका एक शौक रहा है। तो सारंदा के जंगलों में ही जाया करते। तो सारंदा जंगल हिली रीजन ऑफ वेस्ट सिंहभूम, जो कि झारखंड में पाया था, वहाँ पे है। अब हम बात करते हैं केरलम की। देखो केरलम एज सच ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये सिनोनिमस शब्द है, मतलब समान शब्द आप बोल सकते हो, जो केरला के लिए यूज होता है कुछ और लैंग्वेज में। जैसे झारखंड को मैंने अभी वनांचल बोला, तो अगर मैं वनांचल बोलूँ तो आपको झारखंड समझ में आएगा, अगर मैं झारखंड बोलूँ तो आपको वनांचल समझ में आएगा, क्योंकि दोनों सिनोनिमस है, दोनों समान शब्द है। वैसे ही केरलम जो है, केरला का सिनोनिमस वर्ड है, केरलम, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम केरलम को तोड़ दें, बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है, आपको अच्छा लगेगा। देखो केरलम भी जो है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना है, केरलम। ये पहला शब्द है कीर, और दूसरा है आलम। जो कीर शब्द है, कीर या कीरा कहीं भी आपको मिलेगा, उसका मतलब होता है कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री मतलब नारियल के पेड़। और
आलम का मतलब है लैंड, जमीन। जैसे अंचल है वैसे आलम है। तो ऐसा जमीन, ऐसी भूमि जहां बहुत बहुतायत मात्रा में कोकोनट ट्री है, नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? केरलम बोलते हैं। नारियल पेड़ पाए जाते हैं उसे केरलम बोलते हैं। इसीलिए केरला का नाम केरला है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे आपको कोकोनट ट्री पाए जाते हैं। तो केरलम दो शब्द से मिलकर बना है, कीरा अलम या कीर अलम। एक का मतलब है कोकोनट ट्री और दूसरे का मतलब है लैंड, जमीन का टुकड़ा। तो ऐसी भूमि या ऐसा क्षेत्र, ऐसा जमीन जहाँ पे बहुतायत मात्रा में कोकोनट ट्री पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं केरलम। ठीक है। सो ये रहा इस क्वेश्चन का टॉपसी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, और अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब पूछ रहा है कि which of the following tribes from छोटा नागपुर had participated in the 1831 rebellion against the British? कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? 1831 में एक रिवॉल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटा नागपुर के कौन से कबीलों ने, कौन कौन ट्राइब्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें अपनी भूमिका निभाई थी या दी थी, ये क्वेश्चन है। चलो इसका हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उत्तर तक पहुंचेंगे। देखो 1831 में जो रिवोल्ट हुआ या उसे आप विद्रोह कह लो, वो था कोल विद्रोह। वो था कोल विद्रोह। कोल रिवोल्ट बोलो, कहीं कहीं आपको कोल अपराइजिंग मिलेगा या रिबेलियन मिलेगा। कोल रिबेलियन, ये तीनों का मतलब वही है, विद्रोह। तो ये रहा कोल। तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। इसमें देखो बेसिकली क्या हुई थी ना, क्यों हुआ था हम समझ लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न के उत्तर पे आएंगे। देखो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो जो जगह थी जहाँ पे लोग रहा करते थे, छोटा नागपुर का इलाका, उन जगहों को नया नया लैंड रिफॉर्म्स कानून लेके चले आए। जमीन संबंधी बहुत सारे कानून आए जहाँ पे उनको हैवी टैक्सेस लगा दिए गए। अगर वो कुछ प्रोड्यूस करते, उसका मूवमेंट करना चाहते तो उस पर भी टैक्स लेते थे। इनका ज़मीन जबरदस्ती हथिया लेते थे, लीज पे उठा लेते थे बहुत कम पैसा दे के। तो इन सब चीज़ों से वो त्रस्त हो गए। ठीक है, वो परेशान हो गए, मतलब वो सही से ना खेती कर पा रहे थे ना कमा पा रहे थे, और टैक्सेस बढ़ते आ रहे थे, बीच में मीडिएटर्स भी थे। सो इन्होंने इन सब को देखते हुए एक रिवोल्ट छेड़ दिया, एक विद्रोह छेड़ दिया, इसे कोल विद्रोह कहते हैं, जिसमें कि कोल जनजाति का साथ 3 मेजर ट्राइब्स ने दिया था। पहला तो मुंडा ने दिया, दूसरा हो ने दिया और तीसरा उरांव ने दिया। ये 3 जनजातियां, ये 3 कबीलों ने कोल को पूरा सपोर्ट किया। इन्होंने क्या किया, एक दिन रात में, जैसे इनका ज़मीन है तो इनके ज़मीन पर जो बाहर से लोग ऐसा मानते थे कि जो बाहर से लोग आके यहाँ रह रहे हैं वो एलियन है इनके लिए। हमने जंगल साफ़ किया, हम इसके मालिक हैं, हम राजा हैं, हम इस ज़मीन के। तो जो बाहर से लोग आके रह रहे थे वो अपनी कम्युनिटीज़ बना लिए थे, कॉलोनीज़ बसाए थे, जो इनके ऊपर टैक्सेशन ये सब लाते थे। इन्होंने क्या किया, एक रात में ना सब ने मिलके सारे जगहों को, जो एलियन कॉलोनी जिसको ये बोलते थे कि बाहरी लोग हैं, उनके घर में आग लगा दिया। तो ये कोल विद्रोह था। ठीक है। सो कोल विद्रोह इस तरह हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक्सप्लॉइट हो रहे थे, ये ज़मीन का इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, टैक्सेस हैवी ड्यूटी लगाए जा रहे थे। सो कोल जनजाति को 3 मेजर ट्राइब्स ने सपोर्ट किया था, मुंडा, हो, उराव। अब देखो ऑप्शन में क्या है, बताओ कि 1831 का रिबिलियन में अंग्रेजों के विरुद्ध किन कबीलों ने, छोटा नागपुर कबीलों ने सपोर्ट किया था? तो देखो तो लोहरा बैगा है, नहीं है, नन ऑफ दिस हटाओ। उरांव असुर है, असुर तो है ही नहीं। हो मुंडा, हो और मुंडा है, ये रहा हो और ये रहा मुंडा, सॉरी ये रहा मुंडा। ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अब आप याद रखना कि 1831 में जो विद्रोह हुआ उसे कोल विद्रोह कहते हैं। कोल अपराइजिंग, कोल रिवोल्ट, कोल रिबिलियन, सब इसी को बोलते हैं। और 4 मेजर जनजाति और भी ट्राइब्स ने सपोर्ट किया था, लेकिन वो बहुतायत मात्रा में नहीं थे, मेजोरिटी में उनका नंबर नहीं था, सो उनको हम नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली कोल का सपोर्ट किया था मुंडा ने, होने और उराव ने। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसकी टॉप से कंप्लीट हो गई, जिसको लिखना है कुछ लिख सकता है। अब 9, हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ उलगुलन रिबेलियन? उलगुलान विद्रोह से इसमें से कौन जुड़ा हुआ है? देखो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। हम ज़्यादा इसको इर्द गिर्द घूमेंगे नहीं, हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। देखो उलगुलान विद्रोह जो था ना, वो बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा जी से। असल में क्या हुआ, इसी कहानी थोड़ी समझ लो, कुछ पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे।
1899 से लेकर 1900 तक का जो दौर था, इसमें क्या हुआ कि एक रिवोल्ट छेड़ दिया गया, एक विद्रोह छेड़ दिया गया। इसका नाम था उलगुलान रिवोल्ट, उलगुलान रिवोल्ट, जिसे कि आप उलगुलान विद्रोह भी बोलते हो। मैं हिंदी में जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से, मुझे कमेंट में आता है सर हिंदी हिंदी हिंदी। अब मैं बोल तो रहा ही हूँ, लेकिन फिर भी चलो आपके लिए हिंदी लिख भी रहा हूँ। अब देखो इसको क्या बोला जाता है, इसको उलगुलान का मीनिंग होता है ग्रेट टुमुल्ट। ग्रेट टुमुल्ट इसका मीनिंग होता है। ग्रेट मतलब होता है बहुत बड़ा, महान, कुछ भी बड़ा महान जो आप समझ सकते हो। अब देखो टुमुल्ट जो शब्द है ना, इसको समझो। टुमुल्ट मतलब होता है एक तरह का ऐसा आवाज ना जिससे लोग सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए। मान लो कोई आदमी जा रहा था, आप उसके सामने बहुत बड़ा मतलब लाउड स्पीकर का एक सॉन्ग है, कुछ प्ले कर दिए, ये भी सही एग्जांपल नहीं होगा। मतलब कुछ इस तरह का नॉइज, इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ना कि सामने वाला उससे परेशान हो जाए, छोड़कर भाग जाए। यही था ग्रेट टुमुल्ट। एक बड़ा डिस्टर्बेंस इन्होंने क्रिएट किया जिसका नाम पड़ गया उलगुलान विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हुआ। इसमें किया, इसका रीज़न क्या था कि देखो बहुत सारे लोकल अथॉरिटीज़, इनका जो ज़मीन था, अच्छा इसी विद्रोह जो 1899 से 1900 के बीच में हुआ, इसमें इन्होंने मुंडा राज की मांग की। मुंडा राज को डिमांड किया कि हमें मुंडा राज चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए। ये दो डिमांड ये कर रहे थे कि हमें मुंडा राज वापस चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो भाई किससे चाहिए ये समझ लो। इतनी ही कहानी है कि ये जो उलगुलान विद्रोह है, जिसे कि मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं या इसे ग्रेट टुमुल्ट भी बोलते हैं, बड़ा नॉइजी चीज़। टुमुल्ट मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस, नॉइज़, शोरगुल। इसको एग्जैक्टली शोरगुल बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, ठीक है। ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया और ये डिमांड कर रहे थे अपना मुंडा राज का और इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी मांग रहे थे। तो किससे? तो देखो इनका जो क्षेत्र था ना, यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ या फिर कॉलोनियल, जो कि मैं हिंदी बता रहा हूँ, इनका जो क्षेत्र था, इसमें जो बाहरी लोग आके बस गए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी बसा ली थी। कॉलोनी मतलब क्या होता है हिंदी में? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। कॉलोनी मतलब अपनी कॉलोनी जो होती है, अपना आसपास का क्षेत्र, उन्होंने भी अपना एक सोसाइटी बना लिया था, एक समाज बना लिया था। और वो इनके ज़मीन पे इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था चरम सीमा पे। तो इनका भी यही मानना था कि भाई ये हमारा ज़मीन है, हम ही क्यों एक्सप्लॉइट हो। तो इसको लेकर इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और ये जो विद्रोह छेड़ा, ये बहुत बड़ा विद्रोह साबित हुआ। और मुंडा जी ने इसका नेतृत्व किया और ये डिमांड कर रहे थे कि हमें मुंडा राज चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, तुम हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हो, हमारा ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं, हम अपने हिसाब से रहेंगे। सो यही था बेसिकली आपका उलगुलान विद्रोह, जो बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट में, किसके खिलाफ किए थे? तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय एलियन, या जो भी आप बोल लो, एलियन। जो बाहर से लोग थे इनको एलियन ही बोलते थे, एलियन पीपुल, जो कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो इनके खिलाफ ये जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, ये जो इनका उत्पीड़न हो रहा था, इनका शोषण इज द करेक्ट वर्ड, शोषण हो रहा था, इसके खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह छेड़ा था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर उलगुलान के साथ क्या होगा? बिरसा मुंडा। ये डेट आप याद रखना। उलगुलान का मीनिंग होता है ग्रेट टुमुल्ट, बड़ा सा शोरगुल, इसको आप याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच गैलेंट्री अवार्ड वाज एल्बर्ट एक्का ऑनर्ड विथ? एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत, पॉस्टमसली, मरणोपरांत, मरने के बाद, एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए एल्बर्ट एक्का झारखंड के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, शहीद एक्चुअली मैं कहूँ उन्हें कहा जाए तो शहीद व्यक्ति हैं। शहीद ये जो शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, हम लोग बोल तो आसानी से लेते हैं, लेकिन देश के लिए जान देना खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए यू नीड ए लॉट ऑफ करेज, उतना बड़ा जिगर चाहिए आपको कि देश के लिए मर मिटने का वो जज्बा चाहिए। सो चलिए, हमारी तरफ से भी इनको नमन है। तो एल्बर्ट एक्का जी जो है, उनको मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपसे प्रश्न पूछा गया है। अभी जो पहले हमने बात करी थी, पद्मश्री की बात करी थी, वो नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा उच्च सम्मान था। ये जो पद्मश्री था वो कौन सा था? नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा
उच्च सम्मान था ये पद्मश्री, नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा उच्च सम्मान था जो भारत देता है। एल्बर्ट इक्का साहब के केस में क्या है, एल्बर्ट इक्का साहब को जो पुरस्कार मिला वो मिला परमवीर चक्र, इसी को हम PVC बोलते हैं, परमवीर चक्र। तो आंसर तो हो जाएगा ए। अब थोड़ा सा समझते हैं परमवीर चक्र है क्या। देखो ये परमवीर चक्र ना, ये हाईएस्ट अवार्ड है फॉर ब्रेवरी, मतलब बहादुरी के लिए उच्च पुरस्कार, ये उच्च पुरस्कार है बहादुरी का, जो भारत देता है अपने बहादुर सैनिकों को, बहादुरी का। ठीक है, तो हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी क्या है, परमवीर चक्र। वो अवार्ड इनको मिला हुआ, मतलब अगर हमारे देश में सबसे सर्वोच्च उच्च अवार्ड कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, जो कि किसी व्यक्ति के उसके निडरता, उसके बहादुर होने के कारण मिलता है। ये अवार्ड इनको मिला था एल्बर्ट इक्का जी को। अब देखो परमवीर चक्र ये जो इनको मिला था, एक्चुअली ये किस बार एक्चुअली हुआ क्या था, तो देखो 1971 में जो भारत पाक इंडो पाक वार हुआ था, इंडो पाक वार, जिसे कि भारत पाक युद्ध बोलते हो, भारत पाक युद्ध, उसमें इनकी जान गई थी। और उसमें भी एक छोटी सी जंग हुई थी जिसे बोलते हो बैटल ऑफ गंगा सागर, बैटल ऑफ गंगा सागर, गंगा सागर। इसमें इनकी जान चली गई थी, ये शहीद हुए थे। तो 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसमें एक बैटल हुई थी, गंगा सागर जो हुआ था, बैटल ऑफ गंगा सागर का जो जंग हुआ था, इस युद्ध के अंदर में ये चीज़ हुआ है। बहुत जगहों पे युद्ध चल रहा है, तो बड़े युद्ध क्या हुआ, बहुत बड़ा टर्म हो गया, भारी स्तर पे। ठीक है, तो उसमें बैटल ऑफ गंगा सागर में इनकी जान गई थी। ये एक्चुअली एक सोल्जर थे, ये सिपाही थे, सोल्जर थे इंडियन आर्मी में, सोल्जर थे इंडियन आर्मी में। तो एल्बर्ट इक्का के लिए आपको याद रखना है कि ये एक सोल्जर थे, सिपाही थे इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में। और इंडो पाक वार, भारत पाक युद्ध में बैटल ऑफ गंगा सागर जो एग्जैक्ट है, जिसमें इनकी शहादत हुई, ये शहीद हुए। इस बहादुरी के लिए इन्हें भारत का सर्वोच्च बहादुरी का पुरस्कार दिया गया, जिसे हम बोलते हैं PVC, परमवीर चक्र, और इसको आप बोलते हैं परमवीर चक्र। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ही था, मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन झारखंड इज आयरन माइन लोकेटेड, कि झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लो अयस्क खदान स्थित है। आयरन ओर का माइंस, ये चारों ऑप्शंस में से कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या फिर कहाँ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सिंहभूम। याद रखो, सिंहभूम इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। अब हम थोड़ा सा टॉपसी करते हैं इसका। देखो झारखंड में लोह अयस्क जो है ना, लोह अयस्क की खदानें बेसिकली दो जगह पाई जाती है, एक तो सिंहभूम में और दूसरा पलामू में। ये दो मेजर है। सिंहभूम में आपका एक चिरैया माइंस है, ये आपका क्या हो गया, सिंहभूम और पलामू। यहाँ एक चिरिया माइंस है, चिरिया बोलते हैं इसको। यहाँ ऐसा माना जाता है कि 2 बिलियन टन ऑफ आयरन ओर प्रेजेंट है, चिरिया माइंस है, जो कि वेस्ट सिंहभूम में ही है। तो सिंहभूम और पलामू का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहाँ पे आयरन ओर या लोह अयस्क के खदानें बहुतायत मात्रा में हैं। आपके सिंहभूम में एक चिरिया माइंस है, मैंने बता दिया। एक पॉइंट और लो, चिरिया माइंस कहाँ है, तो सिंहभूम में, जहाँ लगभग 2 बिलियन टन ऑफ आयरन ओर का ऐसा माना जाता है कि रिजर्व मौजूद है। और इसमें से एक चीज़ और लो, जब आयरन ओर की बात हो रही है, झारखंड का आयरन ओर में कौन सा रैंक है, आयरन ओर में झारखंड का रैंक क्या है, मैंने पहले ही बताया है। आयरन ओर में झारखंड का रैंक क्या है, तो सेकेंड रैंक है। कौन सा रैंक है, सेकेंड रैंक है। कितना % आयरन रखा हुआ है, तो 26%। अब हम देखेंगे कि भाई आयरन के ओर कौन कौन से हैं, ओर ऑफ आयरन। यहां से एक प्रश्न निकलता है, मुझे लगता है कि बहुत लोग को याद होना चाहिए कि लोह अयस्क के ओर, ठीक है, लोहा के ओर कौन कौन से हैं, आयरन के ओर कौन कौन से हैं। तो देखो, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। पहला और है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, ये सब आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तीसरा है जियोथाइट, चौथा है लिमोनाइट, पांचवा है
सीडेराइट। छठा है बॉग आयरन, बॉग आयरन, और एक है ऊसाइट, ऊसाइट। और इसमें से मैक्सिमम आयरन का परसेंटेज आपको मिलता है किसमें? तो मैक्सिमम आयरन का परसेंटेज आपको मिलता है मैग्नेटाइट में, जो कि है 72%। ये रहा क्वेश्चन का ऑटोप्सी कंप्लीट। आपसे पूछा गया था कि आयरन ओर के माइंस कहाँ हैं, लोएस के खदाने कहाँ हैं, तो पलामू सिंहभूम याद रखो। चिड़िया एक स्पेशल माइंस है बड़ा फेमस, जो कि सिंहभूम में है। ये किस लिए फेमस है? तो भाई आयरन ओर का माइंस है, 2 बिलियन टन का रिजर्व आयरन का। झारखंड का आयरन ओर में कितना रैंक है? तो सेकेंड रैंक है, ठीक है। आयरन ओर को रिजर्व रखने में सेकेंड रैंक है झारखंड का। और कितना परसेंट आयरन ओर को ये रखा हुआ अपने पास? तो 26%। अब आयरन के और कौन कौन से हैं? तो याद रखो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, बॉग आयरन और ऊसाइट। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? उतना आप समझ ही सकते हो। मैग्नेटाइट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, बॉग आयरन और ऊसाइट। और इसमें से सबसे अधिक लोह का परसेंटेज आपको किस में मिलेगा? लोहा का परसेंटेज सबसे अच्छा तो मैग्नेटाइट भी मिलेगा, 72% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का कहानी हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज टैगोर हिल सिचुएटेड? कि टैगोर हिल एक्चुअली में कहाँ पे सिचुएटेड है? मेरी जिंदगी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट या कलो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट इस टैगोर हिल से जुड़ी हुई है, दैट इज वेरी पर्सनल टू मी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छी जगह आप जाके देखना, मैं गया हूँ, बहुत दिन से तो नहीं गया हूँ, लगभग बहुत पहले गया था। टैगोर हिल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो झारखंड में किस जिले में टैगोर हिल पहाड़ी है? तो देखो बहुत लोग को पता होगा, ये रांची में है। किस जिला में है? तो रांची में है। आंसर क्या है? बी। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिट लो, टैगोर हिल रांची में है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो टैगोर हिल किसके नाम पे पड़ा? तो ये पड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक फेमस पर्सनालिटी है, बहुत लोगों को पता होगा। अब रविंद्रनाथ टैगोर की एक बड़ी फेमस रचना है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा इनके 2 ऐसे कंपोजिशन है जो 2 देश ने अपने नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के रूप में एक्सेप्ट किया है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक तो आप गीतांजलि है जो इनके द्वारा लिखा गया है, रचित है। गीतांजलि किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ये गीतांजलि इनकी रचना है, ठीक है। अच्छा, इनका 2 ऐसा कंपोजिशन था जो 2 कंट्री ने अपना नेशनल एंथम बनाया है, जिसमें से पहला है जन गण मन, जन गण मन, ठीक है। ये नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगान है। एंथम क्या बोलते हो इसको? राष्ट्रगान बोलते हो, राष्ट्रगान है। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, देख लेना जो भी कम बेसी हो। इसको किसने एक्सेप्ट किया? तो भारत ने एक्सेप्ट किया है, इंडिया ने। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का पहला कंपोजिशन जो जन गण मन था, उसे भारत ने अपना नेशनल एंथम, राष्ट्रगान बनाया है, ठीक है। और दूसरा अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमार सोनार बंगला है, मेरा सोने का बंगला, तो भाई किसने किस देश के लिए होगा? तो बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश ने भी इसे अपना नेशनल एंथम सॉन्ग बनाया है। बांग्लादेश ने भी इसे अपना नेशनल एंथम, मैंने यहाँ लिख दिया, नेशनल एंथम सॉन्ग बनाया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतनी ही बात हम जानेंगे कि एक तो है कि गीतांजलि इनके द्वारा लिखी गई है, और जो जन गण मन है और अमार सोनार बंगला, ये 2 ऐसे इनके कंपोजिशन है। एक को भारत का अपना राष्ट्रगान बनाया है और एक को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये ऑटोप्सी का मेरे दूसरा प्रैक्टिस सेट था। देखो हमने कहने को 12 ही प्रश्न किए हैं, लेकिन मैंने आपको लगभग 40 से ज़्यादा पॉइंट दे दिया है। आपको जितना पॉइंट मिल रहा है आप सबको कहीं नोट करो। ये सब कभी न कभी आपके एग्ज़ाम में टकरा जाएंगे। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर हमें लिखने हैं। छोटे बड़े जितने भी एग्ज़ाम लिखोगे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। बड़े फेमस बीट्स हैं सब, और मैं इतना बीट को आपके सामने निकाल के लाता हूँ। मतलब मैं एक एक क्वेश्चन पे खुद कितना एनालाइज करता हूँ आप सोच सकते हो। इट टुक मी ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मुझे काफ़ी ऊर्जा लगाना पड़ता है, बहुत समय भी लेता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनी हाउ आप तक ये चीज़ें पहुँचे। आपका जो पढ़ने का तरीका है ना, उसके सोच में बदलाव जरूरी है। देखो एग्जाम निकालने के लिए ना, देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स,
विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को नए तरीके से करते हैं। सो हमें पढ़ना तो हमें एमसीक्यू पढ़ना है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। इसीलिए मैं ये एटॉप्सी का सीरीज आपके सामने लेके आया हूँ कि हम थोड़े अलग ढंग से पढ़ेंगे। हम चीज़ों को बहुत बारीकी से रूट से स्टार्ट करेंगे और हम क्वेश्चन के ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। सो जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, आपका एसबीआई बैंक पीओ, रेलवे आरआरबी, एसआई, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो खासकर हमारे झारखंड में है, झारखंड स्पेशल में तो मैं झारखंड बता ही रहा हूँ, और बाकी जो भारत में जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम हैं, आपको सब में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो जाए तो वो अपडेट आप तक पहुँच जाए। सो टिल देन अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में पूछना। गुड बाय।